नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन को मदऊ किया था इलेक्शन के हवाले से सदर साहब ने, क्या ये हमसे बैठ के बात कीजिए। इलेक्शन कमीशन ने ये कहकर मुलाकात भी नहीं की बल्कि उनका एक ख़त किया और उन्होंने कहा कि ये इस्तेहक़ाक़ सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है कि वो डेट दे। हालांकि इस सिलसिले में सदर पाकिस्तान का भी ख्याल है कि नई डेट देने का इख्तियार अभी भी उनके पास है। और इस सिलसिले में जो लॉयर्स हैं, जो हमारे मुख्तलिफ़ कानूनदान हैं, उनकी मुतज़ाद स्टेटमेंट है, यानी मुख्तलिफ स्टेटमेंट है, तो उसको भी हम बात करेंगे। एक तो सवाल हमारा है इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन सदर को जो उन्होंने लिखा और उनको मना किया मिलने से, ये मुनासिब था। एक ये इलेक्शन के हवाले से सदर पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन को ख़त जो उन्होंने उनको कहा है, यानी अपनी तजावीज़ दी है, कोई कहता है फ़ैसला दिया है, कोई कहता है तजावीज़ दी है, तो ये कितना कानूनी और आइनी है। आइन और कानून इलेक्शन के हवाले से क्या कहता है? सियासी जमातें एक वक्त पर इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन किस तारीख को, इसके फ़ैसले का एहक़ाक़ किसके पास है? अभी इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पर कितना इजाफी वक्त ले सकता है अगर उसको आइन और कानून इजाज़त देता है? मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट को किस हद तक इसमें मुदाखलत का इख्तियार है और फ़ैसले का इख्तियार है? इन इशूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी बार कौंसल। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं शोएब शाहीन साहब, साबिक़ सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एंड मेंबर कोर कमेटी PTI, आपका भी बहुत शुक्रिया। एहसन बून साहब, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों बड़े माहिर इस वक्त लॉयर हैं और ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन को, इन हालात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हसन रज़ा साहब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल है, इनसे शुरू कर देते हैं कि सर आप ये बताइए कि इलेक्शन सदर ने उनको मदऊ किया, उन्होंने इनकार किया, उन्होंने ख़त लिख दिया, उन्होंने बता दिया कि हम नहीं मिलेंगे, हमारे इस्तेहक़ाक़ है, हम देंगे डेट। सदर साहब ने लेटर लिख दिया, तजावीज़ बयान कर दी, वो तजावीज़ आपने पढ़ा है, वो लेटर आपने पढ़ा है। तो इस दोनों ख़त को जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा है और जो सदर साहब ने तजावीज़ दी हैं और उसमें जो बातें लिखी हैं, क्या दोनों ही कानूनी है या उनमें से एक गैर कानूनी है? क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, असूली तौर पर सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन को ख़त नहीं लिखना चाहिए था, चूँकि जिस कानून या जिस ज़ाब्ते के तहत उन्होंने ख़त लिखा उसमें अमेंडमेंट हो गई थी और वो थी सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट 2017। उसमें उनका किरदार पहले था कि वो मशावरत कर सकते थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन अमेंडमेंट के बाद उनकी जो प्रेसिडेंट साहब का जो रोल है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने इस मामले को तूल देने के लिए ये एक एक्सरसाइज की है। और फिर आगे जो हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो किया गलत किया, उनको मिलना चाहिए था, आना चाहिए था, आके बता देते जी आपके पास इख्तियार नहीं है। और इससे सोने पे सुहागा ये कि उन्होंने उस दिन अमेरिकन एम्बेसडर से मिलना मुनासिब समझा। तो ये मैसेज गया कि जनाब हम सदर मुमलिकत को तो कुछ नहीं समझते, अलबत्ता हम अमेरिकन एम्बेसडर को ज़रूर मिलेंगे। तो आज जब सदर साहब ने ये बात की है कि ये लेटर लिख दिया और उसमें एक तजवीज़ के तौर पे एक डेट दे दी, चूँकि एक इख्तियार आर्टिकल 48 सब क्लास 5 के तहत उनके पास मौजूद है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं। और असूली तौर पे इनको ये ऐलान कर देना चाहिए था जब उन्होंने कैबिनेट की ओथ लिया, तो वेरी नेक्स्ट डे इनको ऐलान कर देना चाहिए था। अब क्या तजवीज़ देना या मशवरा देना सदर मुमलिकत का इख्तियार है, इस पे आइन और कानून खामोश है। आइन में ये है कि वो डेट दे दें, जिस तरह के इन्होंने पहले पंजाब असम्बली वाले मैटर में वाज़े तौर पे ये कहा था कि आई हेयर बाई अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन एंड सच डेट, यानी उन्होंने
अपनी पार्ट्स को असर्ट किया और डेट दे दी। यहाँ पे कह रहे हैं कि 9 जून तक हो जाना चाहिए इलेक्शन, 9 जून को हो जाना चाहिए। तो ये बड़ा डिफरेंस है दोनों में जी। 6 नवंबर को हो जाना चाहिए। तो दोनों अगर आप देखें ऑर्डर्स, पहला भी और दूसरा भी, और उनका कंपैरिजन करें तो आपको खुद नजर आएगा कि ये एक कमज़ोर सी, नीम दिलाना सी जो है वो इन्होंने वो लेटरबाजी की है कि ऐसा हो जाना ही। और साथ ही एक विंडो खुद खोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप जाएं और फला आर्टिकल वो भी है जिसमें वो 219 सब क्लास ई भी है कि जिसके तहत वो डिलिमिटेशन के हवाले से भी एक बात आ गई है। तो मैं समझता हूं कि सदर साहब ने ये वही काम किया जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले में दोनों एक्ट अपने पास रखे, मुसवदे के पास रहे, और एक ट्वीट के जरिए कह दिया कि मैंने तो रिजेक्ट कर दिए थे और ये जो नोटिफिकेशन हुआ है ये गलत हुआ है। तो ये भी आपको याद होगा कि उस वक्त भी ये बहस चली थी और सारे इस नतीजे पे पहुंचे थे कि ये सदर साहब ने ठीक नहीं किया, चूँकि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कह दिया था कि मुसवदे अभी तक हमारे पास वापस ही नहीं आए और उनके ऑफिस में मौजूद हैं। तो ये चीज़ें सारी बताती हैं कि सदर साहब ने ये सारा काम नीम दिली के साथ किया है। कोई इसमें उन्होंने अपना इख्तियार इस तरह इन्वोक नहीं किया जिस तरह के करना चाहिए था। ठीक है, मैं आगे आपसे एक इस मौजू पे जो बात आपने की इस पे एक अहम सवाल बनता है वो ज़रूर करूँगा, लेकिन फिर मैं पहले ज़रा इन दो मेहमानों से बात कर लूँ। मैं चला जाता हूँ एहसन बून साहब की तरफ। एहसन बून साहब, आप कैसे देखते हैं इन तमाम हालात को जो इस वक्त जो मौजूदा दो तरफ से इलेक्शन के, एक तरफ से तो ख़त लिखा गया कि ना मुलाकात करेंगे और हमारा इख्तियार है वाज़े तौर पे, दूसरी तरफ तजावीज़ भी दी गई हैं, वो तजावीज़ आपके सामने है। तो आप क्या समझते हैं कि दोनों जो खतूत हैं वो आइनी और कानूनी हैं या इसमें से एक कानूनी है और एक नहीं है? क्या कहते हैं सर? मैं डॉक्टर साहब, खत में तो कुछ लिखा ही नहीं है। खत में तो प्रेसिडेंट साहब ने बिल्कुल एक बड़ी एम्बिगुअस सी बात कर दी है। पहले तो उन्होंने बताया है कि आर्टिकल 224 ये कहता है कि ये 90 डेज में होना चाहिए और 89 दिनों के तक 6 नवंबर की डेट बनती है, हो जाना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप इसको देख लें और उसके बाद रहनुमाई हासिल करें सुप्रीम कोर्ट से। अगर यही करना था तो लिखने की जरूरत क्या थी और इतनी देर क्या करने की जरूरत थी? असेंबली को टूटे हुए तो बहुत सारे दिन हो गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सदर साहब ने अपनी जो उनकी ड्यूटी थी वो पूरी नहीं की, बल्कि ये एक मजीद कंफ्यूजन क्रिएट किया। जब आप बात करते हैं आइन की और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की, तो आइनी प्रोविजंस जो दी गई हैं उनको प्रिवेल करती हैं कि वो अपना उसमें जो टाइम फ्रेम दिया गया है। अब अगर इलेक्शन एक्ट में कोई अपना डेट का जिक्र या डेट की देने का एक डिफरेंट टाइम फ्रेम है, तो वो अगर मुतसादम होगा कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल करेगा। दूसरी बात, इसमें एक बड़ी अजीब सी जो सूरत हाल चल रही है वो तकलीफ दे बात है, वो ये है कि जब आईनी एक सूरत हाल है आर्टिकल 51(5) के तहत कि जो सेंसस होगा, सेंसस अगर नोटिफाई हो जाता है तो सेंसस नोटिफाई के मुताबिक लॉ नीचे ये प्रोवाइड करता है कि जो लेटेस्ट सेंसस होगा उसके मुताबिक डिलिमिटेशन होगी। अब उस वक्त हमारी 2 असेंबलियां मौजूद थी, उनके प्रेसिडेंट और 2 सीएम, और 2 जो असेंबलियां थी सूबों की उनके केयर टेकर थे। और जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये है कि 4 सूबों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और 3 वफाक के नुमाइंदे होते हैं और उन्होंने मेजॉरिटी से फैसला करना होता है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अगर चैलेंज भी किया जाए, 2 जो शख्स हैं 2 केयर टेकर, उनको निकाल भी दिया जाए, तो जब मेजॉरिटी से फैसला होना है तो जो मेजॉरिटी ने डिसाइड किया दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। बाकी सारी पॉलिटिक्स है, कोई
मतलब है पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, कोई पीटीआई को करेगा, कोई नून को करेगा, कोई जेयूआई को करेगा। बात यह है कि जब हम लॉ की बात करते हैं तो बहैसियत कानून के तालिब इल्म के हमें वही करनी चाहिए जो मौजूदा। मैं आज भी ये बात कहूंगा, ये बात ठीक की पाशा साहब ने, मैं समझता हूं कि अगर प्रेसिडेंट के बंदे ओहदे का कसूर नहीं होता, ये तो कसूर होता है उसका अपना इलेक्टोरल कॉलेज का, जिसने जिस बंदे को इलेक्ट किया। अब अगर अलवी साहब को हमारी जो असेंबलीज है या इलेक्टोरल कॉलेज है उसको इलेक्ट उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूं कि वो ही बीइंग हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। और अगर उनको बुलाया था इलेक्शन कमीशन को तो मेरा ख्याल है उनको चले जाना चाहिए। बात सुनने में हर्ज नहीं है। ये जो कल्चर ऑफ इनटॉलरेंस यहाँ हमारी सोसाइटी में चल बसा है और पॉलिटिकल पार्टीज भी एक दूसरे को बिल्कुल सुनने और मानने को तैयार नहीं, ये बड़ी तकलीफ से बात है। और मैं ये रिकॉर्ड पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब जी कि अगर आज भी ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठ के एक कंसेंसस डेट जो है इलेक्शन की वो दे दें और इलेक्शन करवा दें ताकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो हार्ड ना हो, तो यही हमारे मुल्क के लिए, आईन के लिए। वरना अगर ये सारे मिल बैठ के इसी रस्साकशी में, देखें आपके सामने की बात है, शुएब शाहीन साहब सामने आप बैठे होंगे, आपके शुएब शाहीन साहब आपको ही विल बियर मी आउट, आप भी बताएंगे, आप मीडिया में भी। इनकी मई में जब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पीडीएम का इजलास हुआ तो इन्होंने कंसेंसस कर लिया कि जुलाई में हम असेंबलियां तोड़ देंगे। लेकिन बाद में जब पीटीआई की लीडरशिप बाहर गई, उन्होंने अपने चेयरमैन से बात की तो उन्होंने कहा नहीं अभी तोड़ें तो मैं मानूंगा, अदरवाइज नहीं। अब देखें वो मई भी गुजर गया, वो जुलाई भी गुजर गया, सितंबर आ गया और आप अभी तक हम अजीब एम्बिगुअस सूरत-ए-हाल में है। मैं ये समझता हूं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को हमारे जो इनका पाशा साहब ने और वाइस चेयरमैन साहब ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा था कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाए और स्टेक होल्डर्स को बुलाने के बाद कंसेंसस से इनको रिजॉल्व करके इलेक्शन कमीशन के साथ डेट दे। क्या ये मैंडेटरी है सर? क्या ये आईनी तकाजा है, कानूनी तकाजा है? ये आईनी और कानूनी तकाजा तो नहीं है ना सर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों बैठे सर? फिर क्यों बैठे? ये 1.5 इंच की सियासी जमातें जो मुख्तलिफ सोचों की हामिल हैं अपने मफादात की। जी जी, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये कानूनी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बात ये है कि जब हमने एक निजाम को बचाना है, एक मुल्क के आइन को बचाना है सर, आइन आप आइनी फैसला कर दें, आइन बच जाएगा। आप इनके चक्करों में, इनकी मसलियतों में, इनकी सियासत में घुसेंगी। आइन को अगर आप पॉलिटिसाइज करेंगे, भाई देखें अगर आइन में इख्तियार नहीं है तो क्यों आइन जो है वो इनकी तरफ जाए? सर डॉक्टर साहब आप जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ हर बंदा आइन की तशरीह अपनी मर्जी की और अपनी फेवर में चाहता है। किसको करना चाहिए सर? किसको करना चाहिए? इसलिए मैं समझता हूं किसको करना चाहिए, मैं पूछ रहा हूं सर। मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल इनको डेट देनी चाहिए थी। तो बस ठीक है, इसका मतलब है कि डेट देने में कोई एतराज नहीं था। सदर साहब ये डेट देते तो सही था। मैं आगे आपसे बड़ी अहम एक इशू पे बात करूंगा। शुएब शाहीन साहब, क्या ये इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है जो उन्होंने लिखा कि ये हमारा इख्तियार है डेट, और सदर साहब के लेटर में भी ये बात मौजूद है कि ये इस्तेहकाक सदर का है, और यहाँ दोनों मेरे वुकला ये मान रहे हैं कि सदर साहब का इस्तेहकाक है, तो सदर साहब ने फिर डेट क्यों नहीं दी सर? डॉक्टर दानिश साहब, पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है कि इसके अंदर हमारा तमाम बार एसोसिएशंस का, बार काउंसिल्स का और पाकिस्तान की तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का इसके ऊपर कंसेंसस है कि ये सदर का अख्तियार है, सदर पाकिस्तान का, अंडर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 में। क्योंकि ये वही लैंग्वेज है जो आर्टिकल 105 112 में ये मौजूद है, जो गवर्नर जिस वक्त असम्बली डिसॉल्व करता है तो वो डेट देने का अख्तियार एग्जैक्टली वही लैंग्वेज है, वो गवर्नर का है।
और अगर असम्बली बाई फ्लक्स ऑफ टाइम डिसॉल्व हो जाए, जिस तरह पंजाब की हुई थी, यानी 48 आवर्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई थी, तो उस सूरत में ये अख्तियार अंडर सेक्शन 57 सेक्शन 1 ये हुआ करता था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, जो अब लॉ को अमेंड करके ये इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। और वो इलेक्शन कमीशन ने वो पावर्स जो है वो एक्सरसाइज अब करनी है उस हद तक। लेकिन नेशनल असम्बली को चूंकि डिसॉल्व किया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 1 मार्च की बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ मेंशन हुआ है कि किसका कहाँ अख्तियार है। क्योंकि माजी में भी सदर पाकिस्तान ने दोनों असम्बलियों की डेट दे दी थी 9 अप्रैल की, फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वजाहत दे दी थी और उन्होंने वापस ले लिया था टू द एक्सटेंट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द डेट रिगार्डिंग द केपी असम्बली प्रेसिडेंट ने, और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया था कि नहीं, किस सूरत में किसके पास अख्तियार है। और इलेक्शन कमीशन की अपने राय थी कि ये अख्तियार गवर्नर के पास हैं, और इसलिए मैं नहीं समझता, और जो अमेंडमेंट भी हुई है वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, और इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि आइन के तहत दी हुई पावर्स जो भी हैं, जिसके पास भी हैं, जिस अथॉरिटी के पास भी हैं, उसको लॉ सुपरसीड नहीं करेगा, ना ही ओवरराइड करेगा, और इसलिए उसकी तशरीह ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट भी कर चुकी है। ये तो इस पर मैं दूसरी कोई राय नहीं है, दोनों दोस्तों की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। अब सदर पाकिस्तान ने जो 1 महीना लगाया, या आप कह सकते हैं कि 1 महीने से कुछ दिन जायद हो गए हैं, और अभी प्रैक्टिकली 55 डेज अभी भी मौजूद हैं जो विद इन द लिमिट्स हैं कि जो शेड्यूल देने का अख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, वो उसके अंदर वो शेड्यूल दे सकते हैं, और वो इलेक्शन की डेट की जो अनाउंसमेंट है उसके मुताबिक वो प्रोसेस कर सकते हैं। अब सदर पाकिस्तान ने जो पुरानी नोटिफिकेशन किया था वो बड़ा वाज़ेह और उसके ऊपर कोई इब्हाम नहीं था, लेकिन उस वक्त चूँकि 1 असम्बली या 2 असम्बली का इशू इन्वॉल्व था। अब एक इशू और भी है नेशनल, इसमें भी कंसेंसस है इलेक्शन कमीशन का भी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का भी, और आइन का तकाजा भी ये है कि चूँकि सारी असम्बलियाँ आप डिसॉल्व हैं, कोई भी असम्बली, चारों सूबाई असम्बलियाँ और नेशनल असम्बली, वो कोई फंक्शनिंग नहीं है एट दिस स्टेज, तो इसलिए कि ये सारी तारीखें एकदम एक साथ ही दे देनी चाहिए। उसूली तौर पर जो डेट मुकर्रर करते हैं प्रेसिडेंट, वो सारा इलेक्शन कमीशन और बाकी गवर्नर्स को उसको फॉलो करके सेम डेट दे देनी चाहिए, कि जो फाइनेंशियल हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी कोप करने के लिए और बाकी चीज़ें भी, यूनिफॉर्मिटी के लिए भी। लेकिन अब प्रेसिडेंट साहब ने जो ख़त ये वाला लिखा है, जो पहले वाला लिखा है, इसमें तो कोई राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता भी, हालांकि वो होना नहीं चाहिए था आइन के मुकाबले में, क्योंकि माजी में भी इनका यही मौक़िफ़ रहा है, अब उन्होंने मौक़िफ़ अपना बदल दिया है। उनको चाहिए था कि वो उनको मिलने जाते, बेशक अपना मौक़िफ़ डिफरेंट भी देते, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट को मिलने से इनकार कर देना और सेम डे इलेक्शन कमीशन का अमेरिकन एम्बेसडर से मिलना बहरहाल कोई मुनासिब नहीं था, नामुनासिब भी था, और उसको किसी ने उसको नहीं सराहा। अब जो नया लेटर दिया है प्रेसिडेंट ने, उसके अंदर पैराग्राफ 1 में तो उन्होंने लिख दिया है कि जनाब इसमें पावर है मेरे पास 48(5) में कि मैं ही डेट अपॉइंट करूंगा, और 48(5) के तहत पैराग्राफ 3 में 1 और 2 उन्होंने ये बातें लिख के, तो 3 में ये कह दिया है कि डेट जो है वो 6 नवंबर है नेशनल असम्बली की हद तक। मेरा ख्याल है कि ये उनकी तरफ से नेशनल असम्बली की डेट, प्रोनाउंसमेंट ऑफ द डेट के बराबर ही तस्वर होगी आर्टिकल 48(5) के तहत। लेकिन जो आगे बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट उन्होंने एडवाइस किया है, मेरा ख्याल है वो भी मुनासिब है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर होता कि ये 2 अलग अलग लेटर्स होते। एक ये होता कि वो डेट का नोटिफिकेशन कर देते और भेज देते, दूसरा एक लेटर भेजते कि जनाब बाकी जो असम्बलीज हैं उनकी डेट भी अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करें, आपने खुद देनी है, और जिन केसेस में गवर्नर से देनी है तो आप ये कंसल्ट करके ये वाली डेट दे दें। तो मुनासिब ये था कि बीइंग हेड ऑफ द स्टेट वो एडवाइस तो कर सकते हैं, लेकिन वो एडवाइस मुनासिब होती कि वो अलग अलग होती। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके अंदर बजाय इबहाम हम मजीद पैदा करें, इट वुड बी अप्रोप्रिएट कि अब इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल फौरी तौर पर इसकी तारीख का ऐलान करे, और बाकी जो असम्बलीज हैं उनके इलेक्शंस के हवाले से भी अपनी जो कंसल्टेशन प्रोसेस है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक आता हूँ, चंद सवालात हैं आप ही लोगों के स्टेटमेंट के बाद चंद सवालात लेके आऊँगा, तो एक ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हसन रज़ा पाशा साहब, अगर ये तो वाकई कन्फ्यूजन है, लेकिन
अगर सदर अब भी क्या डेट दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो तजवीज़ दी है उन्होंने और उन्होंने ये बताया भी है कि मेरे पास ये इख्तियार है डेट देने का, तो वो इस ख़त के बाद एक नोटिफाई भी कर सकते हैं कि जी फ़लाँ तारीख को इलेक्शन होना चाहिए। एक तो ये सवाल है मेरा। दूसरा ये कि सर ये इस्तेहक़ाक़ ज़ाहिर है आप भी मान रहे हैं, सब मान रहे हैं कि ये डेट देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन वो सदर का है, लेकिन इलेक्शन कराने का सारा इख्तियार जो है वो तो आपके इलेक्शन कमीशन का है। और इलेक्शन कमीशन को आपने नई मरदमशुमारी के तहत जो है इलेक्शन कराने के लिए कहा है, और उसमें ज़ाहिर है डिलिमिटेशन का मसला है, और वो पहले ही बता चुके हैं कि इस सिलसिले में उनको जो 90 दिन का अरसा है उसमें ये कवर नहीं होता है। 30 नवंबर तक की शायद उन्होंने तारीख दी है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि सियासी जो जमातें हैं जिनका कोई रोल नहीं है इलेक्शन में, इलेक्शन लड़ने का रोल ज़रूर है लेकिन डेट के हवाले से नहीं। एक कहता है फरवरी में दो, एक कहता है जी 90 दिन के अंदर दो, एक कहता है कल दे दो। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं जनाब एहसन भून साहब ने जो तजवीज़ दी है, चूँकि हमने 5 तारीख को ऑल पाकिस्तान लॉयर रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और वहाँ पे बड़ी बहस व तमीज़ के बाद हमने कुछ करारदादें मंजूर की थी जो प्रेस में भी गई, आप सब के पास गई थी। तो उसमें एक शिक ये थी कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक लेटर लिखें कि पाकिस्तान बार कौंसिल की क़यादत आपसे मिलना चाहती है, और उस पे जो हम राय देना चाह रहे हैं वो ये कि वो चूँकि इस वक्त केयर टेकर हैं, गैर जानबदार हैं, तो वो इस बेहतर पोजीशन में हैं कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करें और 1 पॉइंट एजेंडा हो कि इलेक्शन। क्यों सर? निगरान वज़ीर आज़म का क्या, निगरान वज़ीर आज़म का क्या ताल्लुक़ है इलेक्शन से सर? सर मेरी अर्ज़ सुने, कानूनी और आईनी तौर पे बात नहीं है। बात जो हालात जिस तरह भून साहब ने फरमाया कि हमने स्पेशल सर्कमस्टांसेस में देखना है कि क्या क्या मुमकिनात हैं इस सिस्टम को बचाने के लिए, और इस सिस्टम को बचाने के लिए ये एक काविश थी और हमने ये कहा कि हम इसमें फैसिलिटेट करने को तैयार हैं बतौर इदारा। पाकिस्तान बार काउंसिल हर पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के पास जाने को तैयार हैं कि आप इकट्ठे होके बैठें और बात करें। अब रह गई बात कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार। सर अगर मैं एक सवाल करूं, आप इजाज़त दें सर, एक सवाल करूं, आप इजाज़त दें तो मैं एक सवाल कर दूं। सारी सियासी जमातें अगर इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं कि जनाब आली इलेक्शन जो है वो 2024 को आपके जून में हो, जून में 2024 को सारी सियासी जमातें, तो क्या ये आईनी और कानूनी होगा सर? और अगर सियासी जमातें सारी इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं कि जनाब इलेक्शन जो है वो अगले 10 दिन में हो जाए, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन के लिए ये काम हो सकता है सर डिलिमिटेशन के साथ? डॉक्टर साहब प्रिजम्पशंस की तरफ मैं नहीं जाना चाहता। आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि 2024 के जून में वो जाएंगे या 10 दिन के बाद जाएंगे। हम बात कर रहे हैं आइन की और कानून की। आइन में जो लिखा है 90 डेज़, तो फिर वो 90 डेज़ है, लेकिन आइन में एक और चीज़ है जिसको हमने कहा कि अभी इसको अगर रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है, वो डिलिमिटेशन वाला। इसमें भी कोई शक नहीं कि इलेक्शन के हवाले से ये लिखा गया है कि इलेक्शन जो लास्ट सेंसस होगा उसके मुताबिक होगा और उसके लिए फिर डिलिमिटेशन करनी पड़ती है। लेकिन जब सीट्स में ना बढ़ाई जानी है और ना कमी की जानी है, तो फिर हम ये समझते हैं कि इस चक्कर में अगर ना पड़ें और इलेक्शन को 90 डेज़ के अंदर करवा दें अगर इस सिस्टम को बचाना है। और आप मुझे ये बताएं कि कौन सी पार्टी है जो यहाँ आके आपके सामने ये कहती है कि नहीं इलेक्शन डिले के साथ होने चाहिए। वो भी अगर ऊपर वाले दिल से भी कहें तो वो 90 डेज की बात करते हैं, चूंकि कोई भी मैं बता देता हूं सर, PMLN जो है वो कह रही है कि 24
फरवरी 2024 को होना चाहिए। आसिफ जरदारी कहते हैं कि डीलिमिटेशन और नई मरदमशुमारी और डीलिमिटेशन के साथ हो। आपके बिलावल कहते हैं विद इन द 90 डेज हो। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मैं कल के लिए कल इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। एमक्यूएम कहती है कि जनाब इलेक्शन जो है वो 90 डेज के अंदर होना चाहिए। तो सर ये तो मसलन कहने का ये इनका इस्तेहकाक थोड़ी है, ये इस्तेहकाक तो सर ये इस्तेहकाक तो सदर का है या इलेक्शन कमीशन का है। जी, उनके लिए आपका एक सवाल होना चाहिए, वो ये कि आर्टिकल 48 सब क्लास 5 जो है वो क्या कहती है, क्या आपको इससे इत्तफाक है या नहीं? ठीक, आप जब ये पूछेंगे कि कब होना चाहिए तो उन्होंने अपनी बोलियां बोलनी है, लेकिन जब आइन की बात होनी है तो आइन प्रिवेल करता है और आइन में लिखा है कि सदर ने अनाउंस करना है और आर्टिकल 224 में ये लिखा है कि 90 डेज में होना है बस सर। और 2017 आइन के आर्टिकल 2117 218 219 उन तमाम में लिखा है कि सारे फिर काम जो है इलेक्शन कमीशन ने करने हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मैं आता हूं एहसन बून के साथ। इलेक्शन कमीशन बड़ी जबरदस्त बात की है एहसन बून साहब। हसन रजा पाशा साहब ने बड़ी जबरदस्त बात कर दी है और उन्होंने कहा है कि जनाब इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार जो है वो सदर साहब को है और इलेक्शन 90 डेज में हो क्योंकि आइन कहता है और बाकी काम इलेक्शन कमीशन का है। तो इस सिलसिले में पूरी बार कौंसल्स, पूरे वकला, इनको इस बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाना चाहिए और कोई ज़रूरत नहीं है सियासी जमातों की तरफ जाने की जिनका कोई मामला नहीं है इन चीज़ों से। आइन के ऊपर बात करें कि बस 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। जी सर, एहसन बून साहब क्या कहते हैं? बात यह है कि जितनी जनाब हसन रजा पाशा साहब ने बातें की हैं इस पे सारा कंसेंसस है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। बात अल्टीमेटली ये होती है कि वकला की बात जब हम करते हैं, ये सारी सियासी जमातें वकला को इस्तेमाल तो कर लेती हैं। मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ना हसन रजा पाशा साहब कर रहे हैं। अलबत्ता शोएब शहीन तो जो आजकल के कोर बने हुए हैं ना। जी सर, कोर के हैं, कोर के आदमी, कोर हैं। शोएब सामने बैठा हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी सर, कोर तो कमेटी है। शोएब तो पीटीआई का कोर है, इसलिए उसकी अपनी बात है। हम जो बात कर रहे हैं आईनी बात जो है वो यही है जो हसन रजा पाशा साहब ने बात की है कि 90 डेज में होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जिस तरह ये मैटर जो है खराब किया जा रहा है, लिंगर ऑन किया जा रहा है, और जिससे मुझे एक डर आता है कि हम सारे इस निज़ामे जमहूरियत को खुदा न खास्ता कोई ऐसा बड़ा नुकसान ना पहुंचा लें कि जिससे फिर हम तलाफी करने के लिए हमें और कोई कीमत देनी पड़े। आज पहले ही आप देख रहे हैं मुल्की जमहूरियत के साथ साथ मुआशी इस्तेकाम की सूरत हाल जो है वो दगरगू है। मुआशियात बिल्कुल बैठ गई है, हम कशकोल लेके फिर रहे हैं पूरी दुनिया में, हमें ये कर दो वो कर दो, हमारे कर्जे रीशेड्यूल कर दो, हमारी डिफॉल्ट से हमें बचा लो। फिर इलेक्शन करवा के इनको लेके आके दोबारा सर पे मुसल्लत नहीं, मैं अब अर्ज करने लगा हूँ। बात ये है कि मैं जो ये आप जो फरमा रहे थे ना कि ये आईनी बात, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आईनी कानूनी नहीं। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज, मैं समझता हूँ कि एक टेबल पे बैठेंगी तो सीनियर एलिमेंट जो है वो बात ठीक करेगा और आइन के मुताबिक बात करेगा। बाकी रही बात जिन्होंने उस वक्त थोड़ी बहुत हट धर्मी की थी वो भी अब समझ गए हैं कि ये चीजें इतनी आसान नहीं है। हर एक आदमी यहाँ बात फिर वही करता है, एस्टेब्लिशमेंट के पीछे भागता है। जब बात करते हैं जी PMLN की, जी वो एस्टेब्लिशमेंट के पहले वो नहीं थे, अभी भी PTI वाले बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि हमें हमसे राजी हैं लेकिन एस्टेब्लिशमेंट हमसे बात नहीं करती। यही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बातें, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के पीछे जब भागते हैं उसके बजाय खुद ही बैठ जाएं और मुल्क को एक
जब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्शन करूंगा, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं ऑब्जेक्शन करूंगा। जब आइन और कानून में एक चीज़ वाज़े है, आप भी उस बात पे मुत्तफिक हैं, हसन रज़ा पाशा भी हैं, शोएब शाहीन साहब भी हैं, तो सर आइन तो सबसे बड़ी चीज़ है। जब आइन कह रहा है कि 90 डेज में इलेक्शन हो तो हो, चाहे इससे किसी चाहे सर मेरी बात चाहे इससे किसी को तकलीफ हो, शायद इससे किसी को तकलीफ हो। और दूसरा सर एक और सवाल, दूसरा एक सवाल, उसका जवाब भी दीजिएगा। ये निगरान हुकूमत तो पीपल्स पार्टी कह रही है तसलसल है सर पीएमएलएन का, इसमें पीएमएलएन के ही लोग हैं। खुद इस वक्त निगरान वजीर आजम जो है, जिन्होंने ज्वाइन करना था पीएमएलएन को ज्वाइन करना था, तो इसके अंडर इलेक्शन कैसे जो है वो आप समझते हो जाएगा? मैं डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात पहली का भी जवाब दूंगा कि जब आईन और कानून कहता है। जी सर। बात ये है, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दे दिया कि 14 मई को इलेक्शन होंगे सूबे में। वो हो सके? नहीं हो सके। हमें वो काम जो हम करवा नहीं सकते, कर नहीं सकते, उस पे वर्डिक्ट नहीं देनी चाहिए। ठीक। दूसरी बात, अच्छा, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये बात जो पीपल्स पार्टी ने कही, ये आम तस्तर भी ये है कि ये बात बिल्कुल कुछ लोगों के, तकरीबन मैं 8-9 मिनिस्टर फेडरल गिनवा सकता हूँ जिनके हवाले से उनकी पुरानी जो अलाइनमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। yes. तो ये तस्सर जो है, जो पीपल्स पार्टी वालों ने बात की है, ये तस्सर अवाम में नजर आ रहा है कि ये पीएमएलएन की एक्सटेंशन के तौर पे चल रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस तस्सर को खत्म करना होगा, इलेक्शन कमीशन को भी और इंटरिम गवर्नमेंट को भी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बात आपकी जो ठीक है, ये जो एलिगेशन देखे, हम किसी के स्पोक्समैन नहीं है यहाँ बैठे। इसलिए हमें वो बात करनी होगी जो बात ठीक है। बहुत सही बात की आपने, बड़ी ज़बरदस्त बात की है और बड़ा क्लियर आपने जवाब दिया है, माशाल्लाह। आप सब नहीं दिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर शोएब शाहीन साहब की तरफ आते हैं। वेलकम बैक जी शोएब शाहीन साहब। ये डेट तो आ गई, नहीं देने का इख्तियार उनको है सदर साहब को, क्या वो अब भी दे सकते हैं? नंबर 1। दूसरा कि इलेक्शन कराने का इख्तियार जो है वो आपके इलेक्शन कमीशन को है। लेकिन सर अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आ रही है, वो है कि डिनोटिफाई कर दिया गया है जो नई मरदमशुमारी, और नई मरदमशुमारी के हवाले से ज़ाहिर डिलिमिटेशन होनी है। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए विदाउट कंसर्न सदर साहब डेट दे देते हैं और इलेक्शन कमीशन उस दौरान, जैसे उसने कहा है 30 नवंबर से पहले तो हम नहीं करा सकते, तो फिर ये कैसे मामला हल होगा सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरफ हमारे पहले दोस्तों ने भी रेफर किया है, आइन का तकाजा बड़ा क्लियर है कि 90 डेज में हर हाल में इलेक्शन होने हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये असम्बली मौजूद होती, उन हालात में ये सारी चीज़ें होती हैं और आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5 के तहत वो डिलिमिटेशन का प्रोसेस होता और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती ताकि कौमी असम्बली की सीटों में तगय्युर और तबद्दुल होता, तो वो उसके ऊपर एप्लीकेबल था। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि कंपोजिशन ऑफ सीसीआई जो थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी ऑन द फेस ऑफ इट। क्या पंजाब और केपी के जो चीफ मिनिस्टर्स थे वो कोई पॉलिसी डिसीजंस लेने की पोजीशन में हैं? इसको तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ख्वाजा आसिफ की बड़ी वाज़ेह तौर पर बता चुकी है। वो 2013 SCMR 1205 उस जजमेंट में, यहाँ तक कि खोसो साहब जो उस वक्त के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ प्रमोशंस, कोई हुकूक बलूचिस्तान का आगाज किया, कुछ कई चीजें की, हेड्स ऑफ थी कॉर्पोरेशंस लगाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, अपॉइंटमेंट का भी अख्तियार नहीं है। चे जाए कि यहाँ मेजर पॉलिसी डिसीजन 15-17 करोड़ आवाम के लिए पंजाब और केपी के चीफ मिनिस्टर्स जा करके मेजर पॉलिसी डिसीजंस करके ले आए। जब कंपोजिशन ही पूरी नहीं है, ये इसी तरह समझें कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अब बैठे हैं, उनका इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है, तो वो इनके इलेक्शन तो नहीं हो जाएंगे। ये तो नहीं कहा जाएगा कि 2 असम्बलियां नहीं है, 3 असम्बलियां मौजूद है, नेशनल असम्बली और 2 प्रोविंशियल असम्बली, चले जी इनका इलेक्शन करा देते हैं। उस तरह नहीं हुआ करता। हाँ, ये बाज़ औक़ात ये पुरानी जजमेंट से एक कोरम के हवाले से अगर कोई बात है, असम्बली मौजूद होती और उनके चीफ मिनिस्टर्स मौजूद हो, वो फिर आप ये कह सकते थे कि मेजॉरिटी व्यू से ये डिसीजन आ गया।
जो 2 सूबों की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, बल्कि वो 2 सूबे हैं जिनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो पॉलिसी डिसीजंस कर रहे हैं, वो गलत है। और इसमें तो बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, पीडीएम की सारी जमातें और पीपल्स पार्टी इन्होंने मिलके एक जानबूझ के, अच्छा अगर फर्ज करो हम ये करते हैं, ये सब कुछ लीगल था, अगर उन्हें करना था 30 अप्रैल को ये प्रोसेस मरदमशुमारी का खत्म हो गया, आप मई में कर देते, जून में कर देते, नोटिफाई कर देते, 3 महीने लगते, वो सारा डिलिमिटेशन प्रोसेस मुकम्मल हो जाता, ताकि 90 डेज का जो टाइम बाउंड है या 60 डेज का होता अगर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म पे ये चले जाते तो। लेकिन जानबूझ के इन्होंने 4 दिन अपने हुकूमत के इख्तिताम से 4 दिन पहले, यानी 9 को ये गए, 5 तारीख को नोटिफाई कर दिया, और वो बारूदी सुरंग बिछा के चले गए हैं, जानबूझ के इबहम पैदा करके चले गए हैं, ताकि मुल्क को किसी सर्टेनिटी के साथ कोई इलेक्शन की डेट ही ना आ सके। और झगड़ा उनका क्या था कि उनको पीटीआई से झगड़ा था कि जनाब वो किसी तरह, वो चूंकि उनकी पॉपुलैरिटी है, वो इलेक्शन जीत जाएंगे, हम इसको किसी तरह लंबा करके चले जाएं। आज ये जो बिलावल साहब भी कह रहे हैं, जिसको कहते हैं ना देर आया दुरुस्त आया, तो हम तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, मगर क्वेश्चन ये है कि वो उन्होंने मुराद अली शाह की अगर आप स्टेटमेंट उठाएं तो उसने कहा हम तो वोट नहीं देंगे, लेकिन वहां जाकर के वोट देकर आ गए और वहां किसी ने कोई एतराज नहीं किया। और सिमिलरली आप देखेंगे पीएमएलएन के भी तमाम लीडर्स का ये स्टेटमेंट थी कि हम पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन होगा, वजह क्या है कि जनाब वरना इलेक्शन डिले हो जाएगा। लेकिन वो 4 महीने ये कहते रहे और आखिरी हफ्ते जा करके वो ये कार्रवाई करके चले गए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये आएगा कि आर्टिकल 224 बड़ा वाजे है, और 224 में ये भी नहीं लिखा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन नॉट लेटर देन 90 डेज में होना है, उसके ऊपर कोई कदगन, कोई इबहम, 254 क्या कहता है सर? 254 भी तो है ना सर, जो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर देगा कि जी डिले किया जाए थोड़ा सा इलेक्शन। देखिए 254 को तो हम मिसयूज करना चाहें तो कर लें, कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस तो आज कोई भी नहीं है। वो आज 9 महीने से बैठे हुए हैं 2 वज़राए आला, उस वक्त इलेक्शन नहीं हुए 90 डेज में दोनों सूबों के। हम 254 का अगर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो वो तो मुझे बताएं ना कि फिर या तो खुदा न खास्ता कुछ जंग की कैफियत हो और ऐसी सिचुएशन हो कि जिसपे इलेक्शन का इल्तवा ना हो सके, इलेक्शन का इल्तवा मस्ट हो और इलेक्शन इनकाद ना हो सके, ठीक, तो वो तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हम नहीं कर सकते। और अगर वो रीजंस देंगे और उसकी बुनियाद बना करके हम इन नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को भी तवालत दे देंगे और इस सारे केयर टेकर सेटअप को, तो फिर कल कहा जाएगा कि 2 साल बाद करा लेते हैं, उसकी कोई क्या 8 महीने बाद नहीं, 10 महीने बाद नहीं, 10 साल बाद करा लेते हैं, उसकी क्या जस्टिफिकेशन होगी। बात यह है कि जब आइन ने एक वाज़ेह और गैर मुबहम अंदाज में कह दिया है तो फिर उसको हम इधर उधर से अगर कुछ नहीं कर सकते, कान मरोड़ नहीं सकते। हसन रज़ा पाशी साहब, आखिरी में ये सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, 1-1.5 मिनट रह गया है, कि ये जो मौजूदा निगरां हुकूमत है इस पे अब पीपल्स पार्टी तो एतराज़ कर रही है कि जनाब टॉप टू बॉटम ये एक एक्सटेंशन है पीएमएलएन की। अब इसी के ज़ेरे निगरानी अगर फ़र्ज़ की हो कि ये फिर जानिबदार और गैर जानिबदारी वाला क्वेश्चन उठा दिया है, तो कल अगर ये इतनी सारी बातें इलेक्शन के हवाले से हो गई हैं कि कल अगर इलेक्शन होता है तो कोई भी सियासी जमात जो हारेगी वो कहेगी कि जनाब ये तो पहले ही जानिबदारी थी, ये तो हुकूमत भी जानिबदार थी, इलेक्शन कमीशन भी जानिबदार था, डेट के मसले पे हुआ सदर जानिबदार था, तो सर इसका मतलब है पहले ही मुतनाज़ा हो गया ये इलेक्शन जब भी हो। आपके पास 1.5 मिनट है सर। देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान समेत चंद एक और मुल्क हैं जिनमें केयर टेकर सेटअप बनाया गया है पाकिस्तान के मखसूस हालात को मद्देनज़र रखते हुए, अदरवाइज़ कहीं पे भी और ऐसा नहीं है। वही गवर्नमेंट जो है वो जारी रहती है, इलेक्शन उसी की निगरानी में होते हैं जो कि जिसका टेन्योर इख्तिताम पजीर होता है। तो यहाँ पे चूँकि रखा गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एहसन भुन साहब ने जिस तरह फरमाया वो भी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये तासुर नहीं होना चाहिए, और जो ये स्पिरिट कानून की और आइन की थी कि केयर टेकर सेटअप होगा, उसके मुनाफी काम नहीं होना चाहिए। ये वाकई ये ऐसा तासर उभर रहा है, और पीपल्स पार्टी जो एतराज़ कर रही है उनका बजा लगता है कि चूँकि अगर सारा मुस्लिम लीग नून का सेटअप रहना है तो फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिलेगी।
तो ये मैं बहुत बड़ी समझता हूँ बात कि कर ये दी, बड़ा किसी हद अच्छा तक आपने बात तज़किया ठीक है। दिया है। आपने हसन रजा शाह साहब बड़ा मेरिट पे तज़किया, हसन बून साहब ने भी, आपने भी, शोएब शाहीन ने, तीनों का शुक्रिया। टाइम ख़त्म हो जाता है, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। डॉक्टर दानिश, दीजिए, अल्लाह हाफिज़।